क्या 140 करोड़ मुसलमानों में आपको एक भी मुसलमान ऐसा नजर नहीं आया जो यहाँ मिनिस्टर बनने के काबिल हो? मेरे जो पहाड़ी भाई हैं, बहन हैं, उनके रिजर्वेशन के लिए सबसे पहले अगर यहाँ से चिट्ठी गई, उस चिट्ठी पे जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब का दस्तखत था और किसी और का था नहीं। इन बीजेपी वालों ने इस रिजर्वेशन का फायदा उन लोगों को दिया है जो शायद ही जिंदगी में कभी जम्मू शहर से बाहर आए हों। मदरसों पे ताले लगाए, जो मुसलमानों के दुकानों को बुलडोजर चलाए यूपी में, जो हमारे नमाज पढ़ते हुए जुमा को नमाजियों को लात से नीचे गिराए, जो हमारी बेटियों को बच्चियों को कहें कि पहले दुपट्टा उतारो फिर जाके कॉलेज या स्कूल में तालीम हासिल करो। इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा जबकि हम इसको वापस तब्दील करके जितना हमसे छीना गया हम उसको दोबारा वापस हासिल करेंगे। मेंढर शहर में जो नया जो सेक्रेटेरिएट का बिल्डिंग बन रहा था सरकारी दफ्तर का, 2014 में जो काम वहां रुका उसके बाद 1 इंच आगे वो काम गया नहीं। हेलीकॉप्टर उनका उतरता था, वहां कैंप लगती थी, वहां अगर छाती और कद बराबर तो डीजी साहब मौके पे ऑर्डर पे दस्तखत करके वहीं पे लड़कों को पुलिस में दाखिल किया कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी हमारा कसूर है, मेरा है, जावेद राणा साहब का है, मियाँ साहब का है। 10 साल के अरसे के बाद मुझे दोबारा मेंढर की सरजमीन पे आके जावेद राणा साहब के लिए वोट मांगने का मौका जो है हासिल हुआ है। इस 10 साल के अरसे में बहुत कुछ बदला, बहुत बदला जम्मू कश्मीर में। मैं जब पिछली बार यहाँ जावेद राणा साहब के लिए वोट मांगने आया था तो हम एक रियासत थे, लद्दाख हमारे साथ था, हमारा अपना झंडा, अपनी आइन, पहचान, वजूद, वकार, हमारी ज़मीनों पे अपना हक, हमारे दरियाओं पे अपना हक, हमारे रोज़गार पे हमारे बच्चों का अपना हक। और आहिस्ता आहिस्ता देखें तो इस 10 साल के अरसे में उन चीज़ों में से कुछ भी नहीं रहा। ना आज हम रियासत हैं, यूटी की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, ना लद्दाख हमारे साथ है, हमारा अपना झंडा, अपना आइन, ज़मीन पे हक, नौकरियों पे हक, ये सारा कुछ हमसे छीना गया। और आज एक मुश्किल दौर से गुजरते हुए ये इलेक्शन जो है हम लड़ने का जो है काम कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बदलाई नहीं जा सकती, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तब्दील नहीं हो सकता। जो हमारे साथ 5 अगस्त 2019 को हुआ ये अल्लाह ताला का कोई फरमान नहीं था, ये दिल्ली ने हमारे साथ साजिश रचाई, दिल्ली के तरफ से ये हुआ। इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा जबकि हम इसको वापस तब्दील करके जितना हमसे छीना गया हम उसको दोबारा वापस हासिल करेंगे। लेकिन मैं इस मौके पे ज़रूरी समझता हूँ ये पूछना कि आखिरकार अगर ये हमारे साथ हुआ 5 अगस्त 2019 को, अगर ये सारा कुछ हमसे लिया गया तो इसकी बदौलत हमें मिला क्या? कल इसी मेंढर की सरजमीन पे हमारे मुल्क के बड़े लीडर होम मिनिस्टर साहब आके यहाँ पे तकरीर करेंगे, तकरीर के हवाले से वो मेंढर के लोगों से वोट मांगेंगे, वोट के वो तकरीर के दौरान 2-4 उनकी बातें होंगी और मैं आज ही आपको कह सकता हूँ वो क्या बात करेंगे। वो 3 खानदानों की बात करेंगे, कहेंगे कि 3 खानदानों ने जम्मू कश्मीर को तबाह किया हुआ है, 3 खानदानों ने यहाँ आतंकवाद फैलाया हुआ है, 3 खानदानों ने जम्मू कश्मीर में जो है तरक्की होने नहीं दी और अब इनका दौर आएगा तो जम्मू कश्मीर में जो है तरक्की का एक नया दौर शुरू होगा। यही उनकी बातें होंगी, इसके अलावा वो कुछ कहेगा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ऊपर ये भी कहेगा कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले जो हैं रिजर्वेशन की स्कीम को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि झूठ के अलावा इन बीजेपी वालों के पास यहाँ लोगों को बेचने के लिए और कुछ नहीं है। उल्टा मैं होम मिनिस्टर साहब से ये पूछना पसंद करूंगा कि जगह जगह जब बीजेपी वाले इलेक्शन में कैंपेन करते हैं तो डबल इंजन सरकार की बात होती है। कहते हैं कि डबल इंजन सरकार होगी तो बहुत तरक्की होगी। कहते हैं कि जब दिल्ली में वजीर आजम उनका होगा और रियासत में वजीर आला उनका होगा तो बड़ी तरक्की होगी। ठीक है ना, हम भी मानते हैं तरक्की होनी चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर में अब 10 साल से हम इनका डबल इंजन हुकूमत देख रहे हैं। 10 साल हो गए यहाँ डबल इंजन सरकार को। पहले अल्लाह मगफिरत करे उन्हें मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब और बीजेपी ने मुल्क की हुकूमत बनाई।
जब मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब वफात पा गए तो महबूबा मुफ्ती साहिबा ने बीजेपी के साथ मिलकर हुकूमत बनाई। जब 2018 में उनकी हुकूमत को जो है दफा किया गया, फिर राजभवन के जरिए चाहे सत्यपाल मलिक साहब हों, चाहे मुर्मू साहब हों, चाहे आज हमारे गवर्नर मनोज सिन्हा साहब हों, किसी न किसी सूरत में डबल इंजन सरकार इन्होंने यहाँ हमें दी। लेकिन उस डबल इंजन सरकार का मेंढर के लोगों को क्या फायदा मिला? मैं आज होम मिनिस्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि खुदारा नाब इन 6 सालों में आपने मेंढर के लोगों को क्या दिया? क्योंकि जितने भी काम गिने गए हैं फिलहाल, जो जावेद राणा साहब ने अपनी तकरीर के दौरान गिने, जो मेरे साथियों ने अपनी तकरीरों के दौरान गिने, वो सब 2014-15 के काम हैं। उसके बाद कुछ नया नहीं आया। यहाँ मेंढर शहर में जो नया जो सेक्रेटेरिएट का बिल्डिंग बन रहा था सरकारी दफ्तर का, 2014 में जो काम वहाँ रुका, उसके बाद 1 इंच आगे वो काम गया नहीं। जो यहाँ लोग बार बार ये मांग करते आए कि मुगल रोड के जरिए एक टनल बनाइए ताकि हमें साल के 12 महीने कश्मीर के साथ जोड़ दिया जाए, उस टनल पे भी इन 10 सालों में कोई काम शुरू नहीं हुआ। यहाँ जो बेरोजगार नौजवान हैं, इनसे मैं पूछता हूँ पिछले 6-8 साल में मेंढर में क्या कोई नया कारखाना खुला? मेंढर में क्या कोई नई फैक्ट्री आई? मेंढर में यहाँ कोई बेरोजगारी को कम करने का जरा सा भी इन्होंने कोई कोशिश की? हमारे दौरे हुकूमत में इन दूर दराज इलाकों में डीजी साहब आया करते थे इसी हेलीकॉप्टर के जरिए। हेलीकॉप्टर उनका उतरता था, वहाँ कैंप लगती थी, वहाँ अगर छाती और कद बराबर तो डीजी साहब मौके पे ऑर्डर पे दस्तखत करके वहीं पे लड़कों को पुलिस में दाखिल किया करते थे। मैं पूछता हूँ होम मिनिस्टर साहब से, सारी फौज तो आपके पास है, JNK पुलिस भी आपके पास, CRP भी आपके पास, BSF भी आपके पास, ITBP भी आपके पास, SSB भी आपके पास। खुदारा मुझे बताइए ना, अब यहाँ मेंढर में आपने बच्चों के लिए कोई स्पेशल भर्ती का सिलसिला रखा जिसके तहत मेरे नौजवान यहाँ कोई मुलाजमत हासिल करने में जो है कामयाब हों? नहीं। कोई पावर का आपने कोई नया प्रोजेक्ट इन दरियाओं पे बनाया? जो हमने DPR तैयार किए उनको आपने डब्बे में बंद रखे। हर लिहाज से अगर आप देखें तो यहाँ लोगों को तंग करने के अलावा और कुछ नहीं मिला। कहते हैं, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि यहाँ आतंकवाद जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फैलाया। पहले तो मेरी समझ में नहीं आता ये बीजेपी वाले अलग अलग जबान में बात क्यों करते हैं। बाकी मुल्क में जब इनको तकरीर करनी होती है तो आतंकवाद, मिलिटेंसी, टेरर, इन चीज़ों के लिए ये पाकिस्तान को कसूरवार ठहराते हैं। जब जम्मू कश्मीर में आते हैं तो पाकिस्तान का कहीं जिक्र नहीं होता। जम्मू कश्मीर में ये कहते हैं ये 3 खानदान जो हैं ये मिलिटेंसी के लिए कसूरवार हैं। 1 मिनट के लिए अगर होम मिनिस्टर साहब ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी हमारा कसूर है, मेरा है, जावेद राणा साहब का है, मियाँ साहब का है, हमारी बहन परवीन का है, बाकी साथियों का है, तो खुदारा फिर पाकिस्तान से आप बात क्यों नहीं कर रहे हो? अगर पाकिस्तान मिलिटेंसी के लिए जिम्मेदार नहीं है, अगर मिलिटेंसी के लिए जिम्मेदार ये 2 सियासी तंजीमें या ये 3 खानदान हैं, तो आपने पाकिस्तान के साथ बातचीत का रास्ता बंद क्यों किया? आपने पाकिस्तान के साथ जो हमारे रास्ते खुल गए थे, जो हम लोगों का आना जाना रहा था, आपने उसको बंद क्यों किया? कहीं ना कहीं आपके कहने और आपके करने में फर्क है और वो फर्क समझ नहीं आता। अब यहाँ लोगों को डराने के लिए वो हमारे मंशूर के हवाले से कहेंगे कि हम लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, कांग्रेस वाले, हम आपके रिजर्वेशन के खिलाफ हैं। अरे ना, रिजर्वेशन यहाँ पे खासकर मेरे जो पहाड़ी भाई हैं, बहन हैं, उनके रिजर्वेशन के लिए सबसे पहले अगर यहाँ से चिट्ठी गई, उस चिट्ठी पे जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब का दस्तखत था और किसी और का था नहीं। ये हम लोग थे जिन्होंने अपनी हुकूमत में 2014 से पहले पहाड़ी रिजर्वेशन का सिलसिला खोला। उसी चीज को नकल करते हुए मरकज ने जो है इस चीज को आगे लिया। हम वो लोग नहीं है ना जो आपके रिजर्वेशन के जो आपका हक है उसमें टांग अड़ाएंगे या उसमें आपको तंग करेंगे। उल्टा हम ये करना चाहते हैं कि इस रिजर्वेशन का फायदा आप लोगों को मिलना चाहिए। इन बीजेपी वालों ने इस रिजर्वेशन का फायदा उन लोगों को दिया है जो शायद ही जिंदगी में कभी जम्मू शहर से बाहर आए हों। इसलिए आज लिस्टें नहीं निकल रही हैं। आज जब से आपको रिजर्वेशन का फायदा मिला है उसके बाद बताइए ना, कोई रिक्रूटमेंट का लिस्ट निकला?
एक भी नहीं, एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इलेक्शन से पहले उन्होंने रिक्रूटमेंट की कोई लिस्ट निकाली तो उनका सारा झूठ आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसमें ना मेंढर का कोई होगा, ना पुंछ का कोई होगा, ना सुरनकोट का कोई होगा, ना रजौरी का कोई होगा, ना धराल का कोई होगा, ना कालाकोट का कोई होगा। उसमें अक्सर बेशतर जो लोग इस रिजर्वेशन का फायदा लेंगे वो वही लोग हैं जनाब जिनके बच्चे जो हैं जम्मू के स्कूलों में पढ़े, जिन्होंने जम्मू शहर के बाहर कोई इलाका देखा नहीं। और आप लोग जिनको वाकई इस रिजर्वेशन का फायदा मिलना चाहिए था, आप वैसे के वैसे ही रह जाओगे। इसलिए इनके झूठ में मत पड़िए, इनके झांसे में मत पड़िए। ये वही लोग हैं जो आज सुबह तक आपको ये कहते रहे कि मियां अल्ताफ साहब इस प्रोग्राम में नहीं आएंगे। कह रहे थे ना, जगह 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 इन्होंने, क्योंकि इनको झूठ के अलावा और कुछ है नहीं बेचने के लिए ना। तो हमारे जलसे को नाकामयाब करने के लिए उन्होंने जगह जगह ये अफवाह फैलाई कि ना नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोग्राम में मियां अल्ताफ साहब आएंगे नहीं क्योंकि वो मेंढर आके यहाँ पे वोट मांगना नहीं चाहते। चलिए ना, आपके सामने झूठ कौन बोल रहा था, सच कौन बोल रहा था, वो आपके सामने है। और इसी तरह मैं आपसे कहता हूं, कल जब तकरीर होगी उसमें झूठ के अलावा कुछ नहीं होगा और कुछ नहीं होगा। इन्होंने दिया क्या? आज देखिए बिजली का हाल देखिए, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे बिजली की कट और बिजली का बिल आसमान में। पूछिए होम मिनिस्टर साहब से, क्या खता थी आपकी जहां हमारे दौरे हुकूमत में बिजली का बिल 250, 300, 350 रुपए, आज बिजली फीस देहात के इलाकों में 1650 रुपए से कम महीने का बिल आपके घर नहीं पहुंचता, नहीं पहुंचता। रोजगार के मुतालिक मैंने बात की, हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि हमारी हुकूमत आई तो पहले दिनों के अंदर अंदर हम 1 लाख सरकारी नौकरी लगाने का काम करेंगे। बिजली के मुतालिक हमने वादा किया है कि हमारी हुकूमत आई तो हम आपको महीने के 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करना शुरू करेंगे ताकि बिजली के बिल का जो आपके ऊपर दबाव है वो कम हो। मुझे वो दिन अच्छी तरह से याद है, पता नहीं आपको याद है या नहीं, जब वजीर आजम साहब ने गैस के चूल्हे बांटे थे। कहा था ये गैस का चूल्हा ले लो और इसको इस्तेमाल करो घर में खाना बनाने के लिए, क्योंकि आप लकड़ी जलाते हो उससे आपकी सेहत पे असर पड़ता है, आप गोबर जलाते हो उससे आपकी सेहत पे असर पड़ता है, ये गैस का चूल्हा जलाओ और इससे खाना बनाओ। लेकिन वजीर आजम साहब उस वक्त ये बताना भूल गए थे कि गैस का चूल्हा जलाने के लिए गैस का सिलेंडर भी खरीदना पड़ता है और हर महीने गैस के सिलेंडर की कीमत जो है वो बढ़ती जाएगी। नतीजा ये निकला कि आम तौर पे ऐसे घर हैं जो इस गैस के चूल्हे को जलाने के काबिल ही नहीं। उन्होंने इस गैस के चूल्हे पे कपड़ा चढ़ा के उसको सजावट के तौर पे इस्तेमाल किया, खाना पकाने के लिए नहीं। हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि चूल्हा उन्होंने दिया होगा, जलाने के काबिल आपको रखा नहीं। हम साल में आपको 12 गैस के सिलेंडर मुफ्त देंगे ताकि वो चूल्हा जो है दोबारा जले। लेकिन उस चूल्हे का क्या फायदा ना जिस चूल्हे पे कुछ पकाने के लिए ना हो। 2% आबादी सरदारों की जो है उनका नुमाइंदा है, हमारा 14% आबादी जो है, क्या हमारा नुमाइंदा का कोई हक नहीं? क्या 140 करोड़ मुसलमानों में आपको एक भी मुसलमान ऐसा नजर नहीं आया जो यहाँ मिनिस्टर बनने के काबिल हो? और क्या यही बीजेपी को हम वोट दें जो हमारे मस्जिदों पे ताले लगाए, जो हमारे दरगाहों पे ताले लगाए, जो हमारे मदरसों पे ताले लगाए, जो मुसलमानों के दुकानों को बुलडोजर चलाए यूपी में, जो हमारे नमाज पढ़ते हुए जुमा को नमाजियों को लात से नीचे गिराए, जो हमारी बेटियों को बच्चियों को कहें कि पहले दुपट्टा उतारो फिर जाके कॉलेज या स्कूल में तालीम हासिल करो। क्या इस बीजेपी के लिए ये लोग वोट मांगने आएंगे? किस मुंह से मांगेंगे ना? इन्होंने किया ही क्या हमारे लिए कि आप लोग अपने वोट उनके लिए जो है तकसीम करोगे? और यही बात वो पीडीपी वाले क्या झूठ कहते हुए वो थकते नहीं है। 2014 में यही पीडीपी वाले थे जिन्होंने उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने के लिए एक ही नारा इस्तेमाल किया, कहा बीजेपी को रोकने के लिए पीडीपी को जितवाना जरूरी है। और 28 सीटें जम्मू कश्मीर के लोगों ने उस वक्त मुफ्ती साहब के गोद में डाले।
नतीजे निकलते ही मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब ने क्या किया, वो 28 के 28 एमएलए जो हैं बीजेपी की गोद में जाके डाल दिए। आप कैसे भरोसा कर सकते हो कि कल को अगर दोबारा ये पीडीपी वाले जीतते हैं, ये जाके बीजेपी के साथ जाके बैठेंगे? नहीं। 2014 में जैसे किया वो 2024 में भी कर सकते हैं। इसलिए आज मैं आया हूं मियां साहब के साथ, अपने बाकी साथियों के साथ, आपको होशियार करने के लिए, आपको बाखबर करने के लिए कि खतरा अभी टला नहीं है। ये लोग मुकम्मल कोशिश करेंगे हमारी आवाज को दबाने की, हमें तकसीम करने की, हमें अलग करने की। ये चाहते नहीं है कि हम एक साथ आए, क्योंकि जब हम एक साथ आते हैं नतीजा इनके लिए अच्छा नहीं होता। जब हम एक साथ आते हैं तो भारी अक्सरियत से मियां अल्ताफ साहब जैसे लीडर जो हैं वो कामयाब होकर जाते हैं। इनकी कोशिश रहेगी और आप मान के चलिए ये आपको तकसीम करेंगे, कौन मुसलमान, कौन हिंदू, कौन कश्मीर से, कौन जम्मू से, कौन गुजर, कौन पहाड़ी, क्योंकि ये चाहते नहीं है कि सब एक साथ आए। लेकिन मैं आपसे मोतबाना इस बात की गुजारिश करने आया हूं कि मत हो जाए, ना हो जाए अलग, मत दीजिए इनके साजिशों को कामयाब होने का मौका। आप लोग मेहरबानी करके 25 तारीख, अब ज्यादा दिन रहे नहीं, 3 दिन रह गए कैंपेन को और उसके बाद 2 दिन के बाद वोट पड़ेंगे, 5 दिन रह गए कुल। मेहरबानी करके मेरी इन बातों पर गौर करिए। अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए, इन बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए मेहरबानी करें। हल का बटन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस का बटन है, इसको दबा के आप जावेद राणा साहब को कामयाब करें, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपने मियां अल्ताफ साहब को यहां से कामयाब किया।